प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संदीप। पिछले वीडियो में हमारी आपकी बात हुई थी कि आपने 24 के आम चुनाव को महत्वपूर्ण बताया था और उसके कई सारे कारण दिए थे आपने। और उस वीडियो में हमने फिर अंत में दर्शकों से वादा किया था कि हम इस पर बात करेंगे कि 24 यदि मोदी जीतते हैं विद फुल ब्लोन बहुमत तो क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या होना चाहिए, किन नए संकल्पों के साथ, किन नए घोषणाओं के साथ, किन नए वादों के साथ, किन नई गारंटियों के साथ मोदी आने जा रहे हैं। और मोदी जी के साथ एक बड़ी बात यह है कि जो वो कहते हैं वो तो करते ही हैं, जो वो नहीं कहते हैं वो जरूर वो करते हैं। तो और थोड़ी बहुत विपक्ष की बात करेंगे। पर आपने पिछली बार कहा था 2024 का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। पर आपसे ये सवाल, 2024 का इलेक्शन मोदी जी के द्वारा बहुमत में और वो भी मेजोरिटी बहुमत से आना क्यों जरूरी है भारत के लिए, प्लीज। देखिए, ऐसा है कि मोदी जी ने जो 10 साल या 2014 से जिस तरीके से शासन व्यवस्था जब भारत की जनता को दी है, भारत की जनता उसकी आदी नहीं थी। भारत की जनता जो है घोषणा पत्र पढ़ती भी थी कि नहीं पढ़ती थी भगवान जाने, लेकिन घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी होती हैं या पूरी की जाती हैं, इसकी अपेक्षा भले रखती रही हो, लेकिन उसको जो है विशेष इस पे वो नहीं था कि विश्वास। वो तो अपने बेसिक जो वोट देते वक्त जो है जाति का समीकरण हुआ या पुरानी लॉयल्टी हुआ उसका समीकरण हुआ, वो ज्यादातर जो है जनता जो है उसी बेसिस पे वोट करती रही। अब एक नेता से या एक व्यक्ति से उसका जो है संबंध है जिसको जो है लगता है कि ये एक अच्छा रूलर होगा, उसको देती थी। लेकिन गंभीरता पूर्वक जहां पर कि उसके समाज का चिंतन, जहां पर उसके स्वयं के धर्म का चिंतन या राष्ट्र का चिंतन, वो तीनों चीजें ही जो है भारत की ज्यादातर जनता जब ईवीएम मशीन दबाने जाती जाती है थी या उससे पहले बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालना जाती थी, वो उसके लिए जो है सेकेंडरी चीज होती थी। पहले प्राइमरी उसके अगल बगल का वातावरण जो स्वयं होता वो महत्वपूर्ण होता। लेकिन 2014 के बाद, फिर उसके 2019 के बाद मोदी जी ने एक नई लकीर खींच दी, मैं ये कहूंगा, जहां पर जो है उन्होंने जो कहा, जो उनके दल ने कहा, जिसका उन्होंने घोषणा पत्र को जिसको उन्होंने संकल्प पत्र बनाया, उस संकल्प पत्र पे पूरा पूरा खरा उतरने की उन्होंने कोशिश की और उनका प्रयास ज्यादातर जगह सफल भी। तो जनता में एक जो है क्रेडिबिलिटी से होते हैं ना, क्रेडिबिलिटी, वो मोदी जी की ने अपने प्रधानमंत्री काल में के दौरान जो है जनता, एक बड़ी संख्या की जनता में अपनी क्रेडिबिलिटी बना ली। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि यदि इस शख्स ने कुछ कहा है ये करेगा। दूसरा, ये शख्स कुछ भी हो सकता है, वो भारत का अहित नहीं कर सकता, भारत की अपेक्षाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता, भारत का जो जो उसका पोटेंशियल है उससे कम करके नहीं जा सकता। ही इज अ नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग गाय। दैट इज द वन परसेप्शन, दैट वाज नॉट फ्रॉम परसेप्शन टू ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, ये बन चुका है मोदी जी का। इसीलिए 2024 में जब आप बात करेंगे तो अब जो है क्या है करने को बाकी, क्या है जो 20 सालों से जो अपनी संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को बोलती आई और ऐसी ऐसी जिसके पीछे लगे हुए थे, जिसको लेके जो है विपक्ष द्वारा जो है उसका उपहास बनाया गया, कटाक्ष किए गए, अपशब्द कहे गए, और यहां तक कि उनका ही कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर धोखा देता है, क्योंकि उसको लगता था कि विपक्ष की जो बात कहती थी ये सब कहने वाली बात तो होगी नहीं। वो मोदी जी ने चैप्टर क्लोज कर दिया। क्या थी आपके सबसे, तो जहां तक मुझे याद आता, धारा 370, राम मंदिर, दोनों चीज सामने आ गई। उसके अलावा ट्रिपल तलाक ऐसे मुद्दों पे जब बात आई जहां पे जो है मुस्लिम समाज में चेंजेस की बात है थ्रू लॉ को ऊपर रखते हुए
कानून को वो भी किया। फिर यूनियन सिविल कोड एक बीच आया नहीं है, लेकिन सबको मालूम है, जनता इतनी को विश्वास है या जनता इतनी जानती है, उसको ज्ञान सेवा है कि यूनिवर्सिटी से काम आ रहा, और जब सही समय होगा वो आ जाए। इसी तरीके सीए आ चुका है, कानून हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जनता से इतना ट्रस्ट कमा लिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि ठीक है, ये जब ठीक लगेगा तभी करेंगे, कर लेंगे, करेंगे। तो अब देखा जाए तो जो है, जब इतने प्रचंड बहुमत से आएगी तो उनकी उस विजय को दिलाने वाला वोटर की अपेक्षा क्या, पहला संदर्भ ये। तो वो उनकी अपेक्षा, एक तो मैं समझता हूं कि उनका जो संकल्प पत्र आएगा उसमें होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें होंगी जो कि उस संकल्प पत्र में नहीं कही। देखिए, भावनात्मक रूप से कोर वोटर खुश करने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 2024 का मिसयूज नहीं, जो प्रेजेंट बहुमत आने वाला है, स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसका जो है पूरी तरह उपयोग। उसका उपयोग कैसे होगा? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, संविधान के विरुद्ध कभी नहीं जाए, ये मेरा पूरी आस्था है और मेरा कन्विक्शन भी है। और वो उनके हाव भाव, उन्होंने जब तक जो जीवन जिया है, जिस तरीके से उन्होंने किया है, वो नहीं करेंगे। हाँ, जनता की कुछ अपेक्षाएं ऐसी हैं जो कि इस संविधान की रूपरेखा में समाहित नहीं है, या जो सीमाएं इस संविधान ने बांध रखी है उसमें पूर्ण नहीं हो सकती। तो मैं जानता हूं, इस बात पे पूरे विश्वास है मुझे कि उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यदि जो है कोई बदलाव करने होंगे तो बदलाव निश्चित रूप से होंगे। फिर इसके अलावा जो है, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का जो तीसरा प्रधानमंत्री का, ये नरेंद्र मोदी सरकार का 3.0 जो कार्यकाल होगा, वो निश्चित रूप से उनके प्रथम कार्य और दूसरे कार्यकाल से बिल्कुल अलग हो। जी, क्योंकि जी, मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे हैं अलग होगा, मैं उस पर आऊंगा कि क्या अलग होगा, मैं जानना चाहूंगा बिल्कुल, और शायद हमारा वीडियो उसी बारे में भी है। पर जो आपने शुरुआत की, तो मुझे भी बहुत बड़ी सारी बातें याद आती हैं कि एक समय था, हम सब यंग थे, अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे, दोस्त यार सब लोग, एक जो बेसिक माहौल था 14 से पहले का, और एक लाइन सब लोग बहुत ज्यादा हम लोग को समाज में सुनने को मिलती थी कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। और ये परिवर्तन मैं ये 10 साल में पूर्ण रूप से महसूस कर सकता हूँ कि हर एक इंसान जो कुछ कर्मठ है, जो कुछ करना चाहता है, प्रोडक्टिव है, वो कह रहा है हम अब बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें मुद्रा स्कीम से लोग आ रहे हैं, डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम देख रहे हैं, अद्भुत देख रहे हैं, और पहली बार हम सरकार की ताकत देख रहे हैं। और जो आपने कहा कि मोदी संविधान विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे, उन्होंने जब यूएस में उनकी दोनों सदनों को अमेरिका में संबोधित किया था, तो उनका एक ही था, क्योंकि यूएस और वगैरह में क्या है कि बहुत सारे लोग अब चाइना मॉडल पे जाना चाहते हैं कि जहां एक ही पार्टी सदैव रूल करे। उनके डेमोक्रेट पार्टी की हरकतें भी कुछ कुछ वैसी हैं कि दे वांट अ कंप्लीट थिंग, कि डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा, जनता को एक ही पार्टी जो सदैव सत्ता में रहेगी, वही कंट्रोल करेगी, वही सब कुछ देगी। पर मोदी जी ने वहां ये कहा था, और उन लोग का आधार ये बनाते हैं कि डेमोक्रेसी कांट डिलीवर, पर मोदी जी ने अपने कई वक्तव्यों में क्लियरली बोला है कि डेमोक्रेसी डिलीवर्स। एंड उन्होंने अपने आप को जीता जागता उदाहरण बताया है कि डेमोक्रेसी ही डिलीवर करेगी। कई लोग को लगता है कि एक मुश्त सारा ताकत संजो लेना और जीवन भर के लिए ले लेना, वो डिलीवर, उससे ही डिलीवरी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम देख रहे हैं, आपने ऑफ कोर्स 370 राम मंदिर ये सब घोषणा पत्र में था। बैंकिंग का देख रहे हैं, यूपीआई घोषणा पत्र में नहीं था। यूपीआई ने आज देश की इकोनॉमी बदल दी है। और मैन्युफैक्चरिंग पे जिस प्रकार का फोकस है आपका, हमारे मेड इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे। जी,
मेड इन इंडिया हुआ, आत्मनिर्भर भारत मेक इन हुआ। इंडिया, मेक इन इंडिया। हाँ आप अपने ब्रांड्स को दूसरा जो भी टूरिज्म पे भी बात हो रही कि किस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थल कैसे डेवलप किए जा रहे हैं और कैसा एक अलग ही अनुभव पहले जो था कि आदमी गंदगी में जाता था, दर्शन करता था, चला आता था, किसी तरह से धर्म के नाम पर अपना सब विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बुरे अनुभवों के बाद भी जाता था, चला आता था। पर आज की डेट में आप देखें क्या बेहतरीन मतलब सारी सुविधाएं क्रिएट की जा रही हैं हमारे धार्मिक स्थलों को वापस रिवाइव करने में, और उसके आसपास से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। और बिजली, पहले बिजली हाँ बहुत बड़ी बात है कि आज की डेट में हम पावर सरप्लस लेके बैठे हुए हैं, सोलर पे काम हो रहा है ताकि हमारी पावर नीड्स हम मीट कर पाए, हाइड्रोजन पे काम हो रहा है, इसरो क्या बेहतरीन चंद्रयान भेज रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं ड्रोन्स पे क्या वर्क हो रहा है, पीएलआई स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है कि जो कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज का कितना तगड़ा समर्थन गवर्नमेंट कर रही है कि आप डेवलप करिए, मैन्युफैक्चरिंग करिए, आप नई नई टेक्नोलॉजीज R&D करिए, ये करिए, वो करिए, एपीआईज इंडिया में बनाइए, सेमीकंडक्टर इंडिया में बनाइए। सबको जो नहीं भी घोषणा पत्र में था, मैं तो उन कामों को भी देखता हूँ। जीएसटी कितना बड़ा काम कर दिया पूरे देश को, एक मार्केट और एक कंज्यूमर और प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के बीच में कोई अब बैरियर ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब आपको जहां मैंने इंटरप्ट किया था, जहां वही सवाल कि 24 के बाद संविधान, कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिसको करने के लिए कुछ बहुत बड़े 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 फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ परिवर्तन, बड़े परिवर्तन भी करने पड़ेंगे। वो क्या निश्चित रूप काम से। होंगे और उनके लिए क्या परिवर्तन होंगे दादा? ठीक। मैं ये परिवर्तन होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और जैसे मैं कहता हूं, मैं प्रारब्ध का बहुत ज्यादा प्रारब्ध से ही पे विश्वास है। और जो चीज पिछले वर्षों में घटनाएं हुई, जिस तरीके 2014 से उदय हुआ मोदी काल का, तो उसको मैं प्रारंभ से जोड़ते हुए ये कहूंगा, तो 2024, मैंने पिछली बार में ये बात की, 2024 एक चैप्टर का अंत है, एक चरण का अंत है। 2024 में एक पिछले 1000 साल, 12 साल की पहले की जो हमारी व्यवस्था थी, उस पे अंत है। हम जो 2024 के बाद होने वाला, वो निश्चित रूप से अलग कलेवर का होगा, क्योंकि जहां पर मोदी जी में दूरदर्शिता अगले 50-60 साल की है, अ, उनका विजन वहां पे दिव्य दृष्टि रखते हैं, वहीं पे उन्होंने जनता में, भारत की जनता में भी आत्मनिर्भरता, स्वयं पे विश्वास और अदम्य इच्छा, तीनों का उन्होंने अच्छी तरह से जो है, उनको जो है ऊर्जित कर रखा है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पहली चीज तो जो है, जो इस सेकंड टर्म में उनसे नहीं हुआ, टाइमिंग गलत थी। इस 2024 के बाद फार्म बिल आप निश्चित रूप से थोड़ा बहुत इधर उधर होने के चेंजेस के बाद 100% आएगा और 100% इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि जब वो इम्प्लीमेंट इस वक्त नहीं हुआ है, तो मैं आक्रोशित हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि गेम चेंजर है फार्म बिल। लेकिन इट वाज अड़तियों की राजनीति और जो है खालिस्तानी और वहाँ पंजाब का जो एक अड़तियों का एक जो ब्लैक का है सिस्टम, तो वो ध्वस्त 2024 के बाद आप उसको ध्वस्त होते देखे। उसको जो है, यदि बलपूर्वक, यदि फोर्सफुली उसको, क्योंकि करना पड़ेगा तब भी करेंगे। दूसरा चीज मैं समझता हूँ कि अपने इसी संविधान तहत जो है, उसी में ही जो अधिकार का भाव भारत की जनता में है, कर्तव्य को छोड़ के अधिकार ही अधिकार की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि मोदी 3 में विजन में, वर्जन में, भारत की जनता को कर्तव्य सीखने पड़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो उनको कष्ट होगा। जैसे कैसे आप ये कह होगा? रहे हैं कर्तव्य का भाव, हाँ, कष्ट बता तो रहा हूँ। जैसे हमारी, कर्तव्य हाँ भाव, जी। कर्तव्य का भाव ये है कि आपने जो है, जो आप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स के लिए तो उन्होंने काफी कुछ कर दिया है,
वो जो है जिस तरह उसमें जितनी छलनी लगानी थी लगा चुके थे, काफी तो छोड़ भी दिया, कर दिया। हम जो डेली की क्योंकि मोदी जी का उसमें बड़ा जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं, किया है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे लोकल बॉडीज इस पे उनका बड़ा विशेष पोषक है और बड़ा उसको और पावरफुल नीचे लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोकल बॉडीज में जो टैक्स कलेक्शन जो है कलेक्शन होता है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे हो, चाहे एड के हो, सब में बड़ी बड़ी छलनियां हैं, बड़े बड़े। अभी तक जो है प्रॉपर रूप से एसेस भी नहीं हो पाया है कि जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सही भी है कि नहीं है, और उसमें जो है जितने बेईमानी या जो लोकल बॉडीज की व्यवस्था की है, उससे कम गुनहगार जो है जनता भी, जनता उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करती है। चाहे अपना हाउस टैक्स में कम दिखाने की बात हो, फैसिलिटी छुपाने की बात हो, चाहे जो है टेनेंट रखे हैं लेकिन उसको ना डिस्क्लोज करने की बात हो, कॉमर्शियल, ये जो है 100% इस पे प्रहार होगा, ये कर्तव्य है। और आप देंगे क्योंकि आपको जो है जब ये रियलाइज होकर आ जाएगा कि आपका जो कर्तव्य, इसलिए क्योंकि जो आपको जो अधिकार दिया जा रहा है, आपको जो सुविधाएं दी जा रही है, वो यदि सुविधा आप लेते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से सब सुविधा दे रहे हैं, तो आपको भी जो है पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जो उसकी सर्विसेज का देना है वो आप दीजिएगा। ये इसमें आप देखिएगा ठीक। थ्रू जीपीएस टेक्नोलॉजी, ड्रोन के माध्यम से ये होता मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। सेकंड में देख ठीक रहा है हूँ इसके अंदर जी। क्या मैं ये कह रहा था, हाँ, इसमें ड्रोन के माध्यम से होगा और प्रॉपर्टी की यूनिक आईडीज भी बन रही हैं। पर मेरा ये सवाल है कि ठीक है, जनता जनता का अक्सर ये कहना होता है कि यार हम टैक्स तो दे रहे हैं पर हमें वो सुविधा या वो चीज नहीं मिल रही है। और एक तरह से कहना सही भी है, क्योंकि जहाँ पर एक लोकल अथॉरिटीज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज या कोई पहुंच जाता है वहां पे एक बेसिक डेवलपमेंट कर देता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एरियाज जो डेवलप हो रहे हैं वो बेतरतीब डेवलप हो रहे हैं। प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग हो रही है, कट रही है, लोग अपने अपने प्लॉट बेच ले रहे हैं। वहां ना सड़कें हैं, ना सीवर है, ना नाला है। सरकार वहां पहुंच ही नहीं रही है। जनता पहुंच के 20 किलोमीटर आगे तक बस जा रही है, पर सरकार जो टैक्स कलेक्ट कर रही है वो वहां पहुंच ही नहीं रही। और ऐसा नहीं कि पहुंच नहीं सकती। तो मेरा व्यापक सवाल है, छोटी बात नहीं है, कि सरकारी अधिकारी तंत्र जो है, इसका जो करप्शन लेवल है और इसकी जो अकर्मण्यता है, ये बिल्कुल जो काम चोरी कर रहे हैं, या ये इन्होंने जो सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रखा है, जो सर्विस प्रोवाइडर बन के बैठे हैं वही सारी सर्विसेज पर ही बैठ गए हैं कि हम इसको होने भी नहीं देंगे। अनटिल अनलेस एक जिले में कोई बढ़िया अधिकारी आता है, सफाई की व्यवस्था ध्वस्त रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या सरकारी तंत्र पर भी बड़ी चोट करेंगे मोदी जी, क्योंकि ये अपने सारे निश्चित आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने में, सब उनकी राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो सरकारी तंत्र है। ऐसा है कि सरकारी तंत्र आज का नहीं, अंग्रेजों से उधार लिया हुआ तंत्र जी। है। आपका अपना तंत्र है ही का, और ये तंत्र जो हम्म। है एक दिन थोड़ी बनता है, ये तंत्र तो आपकी स्वतंत्रता से पहले का तंत्र है। ये पटवारी, ये लेखपाल, ये तहसीलदार, ये दरोगा, हम्म। नीचे स्तर के, ये कलेक्टर, ये एसपी, ये तंत्र तो आपने नया अपना तो बनाया ही नहीं है, ना आपने उसको भारतीय इस तंत्र को उसमें भारतीयता का समावेश किया है। आपने तो जो है मसूरी की एकेडमी में जो है आपने वही लेफ्ट लिबरल सेकुलर और इलीट, इलिटिज्म, हम राजा हैं, ये इस तरह का तो आपने जो शिक्षा दीक्षा दी, तो आपने जिस सिस्टम से उनको पैदा किया, आप कैसे चाहते हैं कि एक दिन में टूट जाएगा? सवाल ही 10 साल में इसी तंत्र से जो आपने प्रगति देखी है, उसी तंत्र से ही तो हुई है। जो भारत में बदलाव 10 साल में हुआ है, उसी तंत्र के माध्यम तो आया है। जैसे आप जब उस दिन मैं देखा नितिन मिश्रा जी का जब बता रहे थे कि वो उनका उन्होंने एक फेलियर गिना, उन्होंने फेलियर यही था कि जब नोटबंदी हुई तो बैंक के स्टाफ ने जो है खुल के बेईमानी करके जो है ब्लैक को व्हाइट किया। ये जो है उनका कि हमको मालूम था और हमको लेकिन विश्वास नहीं था, मतलब जब नितिन मिश्रा कह रहे थे मतलब मोदी जी को भी विश्वास नहीं था। उनको ये विश्वास था कि हम भारतीय लोग इतने ज्यादा सब वो है भारतीय भारत प्रेमी कि हम जो है इतने महत्वपूर्ण एक रिवोल्यूशनरी
प्रोसेस चल रहा, उसमें हम अपना जो है हाथ या मुंह काला नहीं करें। लेकिन किया, उनके पास फिर यही हुआ, उनके पास में नाम भी आ गया सबके पास, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि मैं एक साथ कितनी कार्रवाई करूं। तो निश्चित रूप से ये 3 मॉडल जो है, जिसपे कि वो काम होने जिससे कि राष्ट्र का ही नहीं, राष्ट्र के समाज का चरित्र बदलना है, वो बड़े हार्ड होंगे। बहुत आप मैं कह सकता हूं कि बहुत ही क्योंकि उस वक्त, उसका कारण भी बता दे रहा हूं कि उस वक्त जो है, जो भारत के अगल बगल का वातावरण, विश्व का, इतनी आग लगी हो, सब जगह डिस्टेबलाइजेशन चल रहा हो, हर जगह चल रहा हो, हर जगह जो है डेमोक्रेसी इटसेल्फ क्वेश्चन मार्क हो। जिन 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 देशों से डेमोक्रेसी का उदय हुआ है, सो कॉल्ड 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, वहां पर जो है उस डेमोक्रेसी के लेकुनाज से, उस डेमोक्रेसी का फायदा उठा के जो सामाजिक विपन्नता या जो है कैओस या मानवीय ह्यूमन वैल्यूज, इन सब में जो जो तोड़ आएगा, या उसको लेके जो कंफ्यूजन होगा, उसको लेके कैओस होगा, ऐसी अवस्था में हर राष्ट्र अपने ही तंत्र पे बिजी रह जाएगा। ऐसी अवस्था में भारत में जो कुछ होगा, भारत क्योंकि एक स्टेबल इकोनॉमी रहेगी, भारत एक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ होगा, भारत में जो नई जनरेशन आ रही है ज्यादा एस्पिरेशनल होगी, और साथ में जो 20, 10, 15 साल, 1, 2, 3 दशक पहले जो भारतीय विदेश गए थे, उसमें से जो है एक घर वापसी, उस तरह की घर वापसी विदेश से, वो भी एक जनरेशन आएगी, क्योंकि वो वहां सर्वाइव नहीं कर सकती वहां, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ये दिस इज द ग्रास इज मोर ग्रीनर इन इंडिया। तो ऐसी अवस्था में आप ये देखिएगा कि इसके अंदर सबसे हथौड़ा लगेगा रियल फार्म बिल के बाद आपका ये रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज पे। आप उसकी हर प्रॉपर्टीज का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। आप जो है जितने लोग जो है बेनामी पे जो फ्लैट्स खरीदे हुए हैं, आप देखिएगा उसमें बहुत से लोग बर्बाद होंगे, बहुत सी कंपनियां बर्बाद होंगी, बहुत से इंडिविजुअल बर्बाद होंगे, लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि मोदी जी इसको एक बार में ठीक करके जाएंगे। उस वक्त जो है उसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकेंगे उसके अंदर, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी, ये आने ही वाला है। ये इसकी ब्लूप्रिंट उनके पास ऑलरेडी तैयार है। उनको सिर्फ जो उसमें जो भी उनको संविधान प्रदत्त जो उनको निर्णय लेने होंगे या बदलाव लाने होंगे, वो उसको करके ये मैं आशा करता हूं कि शायद अपने यदि कोई और विशेष घटनाएं अगल बगल विश्व में आश्चर्यजनक रूप से नहीं होती, जैसा चल रहा है वैसे ही मुसीबतों के बीच में चल रहा है, वहां पर ये 24-25 ने 2.5-2 साल के अंदर अपनी सारी उन चीजों को चालू कर दिशा करके चले जाएंगे। वहां पर जो जिन नियमों को, जिन कानूनों को बनना है, जिनको हटना है, जो नई व्यवस्था लानी है, उस व्यवस्था को लाने के लिए जो जो कुछ करना, वो सारा ब्लूप्रिंट वो वहां उतार के जाए। और मैं मानता हूं कि जब वो आएगा तो बहुत तेजी से एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये देखिए ये सब चीजें जब आपका भोगे, जब आप मॉरल लो होता है, आप मानसिक रूप से हारे हुए होते हैं, आप चारित्रिक रूप से एक भ्रष्ट तंत्र के या शासक के अधीन होते हैं, तब ये सब कोई भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस को जमीन पे उतार के कराना असंभव हो जाता है, ये नहीं होता। लेकिन उठता हुआ राष्ट्र, जगता हुआ राष्ट्र, विश्वास करता हुआ राष्ट्र में जब इस तरह के चेंजेस आते हैं, तो इसकी एडेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है। इसका मेजर बेनिफिशियरी भारत का जो सप्रेस क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। मिडिल क्लास जो है, जो कि मिडिल क्लास में भी 2 डिवीजन हो गया, अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास।
मिडिल क्लास में सबसे जब आप कहते हैं भारत में सबसे बड़ा मिडिल क्लास है, तो समझ लो कि सबसे बड़ा भ्रष्ट समाज भी यहीं पे है। ये मिडिल क्लास जो हम हुआ है, ये वही वाला मिडिल क्लास है कि साइकिल तनख्वाह से साइकिल खरीद सकते थे, लेकिन मोटरसाइकिल भी चलते हैं। मोटरसाइकिल की जो तनख्वाह, जो मोटरसाइकिल मेंटेन कर सकते हैं 1 सवा लाख की, लेकिन मारुति ऑल्टो चलाते हैं। आपके जो है आय मारुति से अधिक ही ऑल्टो का रहते हैं। भाई आप करते इसलिए करते हैं क्योंकि मिडिल क्लास है ना। मिडिल क्लास में बड़ी अच्छी मार्क उसकी परचेजिंग पावर। लेकिन मिडिल क्लास तो जो है इस सिस्टम ने जो करप्शन पैदा की से हुआ, तभी तो कहता हूँ जो करप्शन को इसी क्लास ने, इसी समाज ने, इसी मिडिल क्लास ने सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की है ना। तो अब वो जो है उस जो प्रतिष्ठा, जिस समाज ने जो गलती की, भ्रष्ट आचरण, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यक्तित्व को सम्मान देना, सम्मानित करना, या उसके उस वातावरण में रहने होकर स्वयं को सम्मानित महसूस करना, ये जो मानसिकता है, इसका प्रहार में मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी वर्जन 3 में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उसके बाद जो उसी बदलाव में, उसमें जो परिवर्तन दिखते जाएंगे, उसके अनुकूल जो परिवर्तन आएगा, उसी में जो है आपका निश्चित रूप से न्यायिक प्रणाली से लेके चुनाव प्रक्रिया, लोकतंत्र भी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है 24 के बाद वेस्टमिनिस्टर पद्धति का पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत की 1.5 अरब जनता को कैटर नहीं कर सकती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ी डाइवर्सिफिकेशन, उसके लिए जो उपयोगी जो बदलाव उन्होंने चयन प्रक्रिया में वो करे, क्योंकि भारत में डिक्टेटरशिप कभी नहीं आ सकती। भारत मूलतः भारतीय समाज, भारत की बात नहीं कर रहा, भारत, उसमें जो है मूल रूप से हमारा लोकतांत्रिक ही चरित्र है। हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। बस हम उस लोकतंत्र के जो प्रक्रिया है उसमें बदल करके बेस्ट और क्या कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में आप कहते हैं, हमें भी आज तो यही मालूम था 5-7-8 साल पहले कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका की, वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल होता है उसके। लेकिन जब मैंने अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और देखा, तो पता लगा वहां तो इलेक्टोरल सिस्टम, वहां तो पब्लिक का कोई डायरेक्ट चुनता ही नहीं। ये तो एक फ्रॉड है। वो तो 2 पार्टियां बना रखी है, उसमें एक आएगा दूसरा आएगा, दोनों के पीछे एक ही तरह के लोग होते हैं। सर वो जो जिसको ब्लॉक मैं के बहुत अच्छा चेयरमैन समझता चुने था। जाते हैं ना, ब्लॉक के चेयरमैन चुने जाते हैं ना सभासदों द्वारा, वो सिस्टम अरे है उनके यहाँ पे। पब्लिक चुनती ही नहीं वहां पे। भाई अब हाँ, मुझे समझ में आ वो रहा है पब्लिक कि सभासद चुनती है। जब भारत ऐसे जो है, जबकि तकरीबन पीछे था, बड़ी मुसीबत थी जहां पर वोटिंग का वो था, तब जो है हमने आज से 20 से 25 साल पहले जो है ईवीएम मशीन पे जो है हम चले गए। आज भी अमेरिका जो है बैलेट बॉक्स पे करता है, इसलिए कि वहां पर जो डेमोक्रेसी के नाम पे यूरोप या अमेरिका में जो चुनाव होते हैं, वो वैसे ही चुनाव होते हैं बैलेट पे, जो हमने जो है 80-90 के दशक में यूपी बिहार में या और कहीं देखा था। ये फैक्ट है। सर ऑन दिस नोट यूएस तो अब पर्टिकुलरली जो है डेमोक्रेसी की बात न करे, अपने पूर्व प्रेसिडेंट को उठा के बैन कर दिया कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। डेमोक्रेट्स ने किया रिपब्लिकन पे, और दुनिया भर में डेमोक्रेसी के ज्ञान देते रहते हैं, उस डेमोक्रेसी के लिए बम बरसा देते हैं। तो यूएस शुड नॉट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एनी मोर। और ऑन दिस नोट मैं अब अपनी अगले वीडियो के लिए आपकी ही बातों से निकाल कर एक बात लेके आता हूं कि बहुत कुछ सृजन तो होगा, कुछ कुछ विध्वंस भी होगा, जो कि सृजनात्मक विध्वंस होगा। कुछ चीजों का टूटना जो अंग्रेजों से हमने उधार लिया हुआ है, जुडिशरी है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो जिसका बह जाना, जो आप कहते हैं कि कुछ चीजों का नष्ट हो जाना जरूरी है, शायद वो भी होगा, और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही होगा। और बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स हमारा जो सबसे एक तबका है, अंतिम आदमी। नोटबंदी हुई तो ऑफ कोर्स पैसा बहुत लोग कमा रहे, लेकिन नोटबंदी का बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट था डिजिटाइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, यूपीआई आया, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी आज की डेट में हमारा जो जिसको लोअर वर्ग कहा जाता है वो है। पर अगले वीडियो में पुष्कर सर आपसे मैं समय चाहूंगा, और जनता को भी थोड़ा सा बताता हूँ कि चर्चा इस बात पे होगी कि किस प्रकार का लोकतांत्रिक सिस्टम होना चाहिए, और चुनने की प्रक्रिया में क्या चुनना है। जैसे आज ये जो हम 10 साल का वो देख रहे हैं कि जनता ने एक नेतृत्व चुना,
इंस्टेड ऑफ अपना लोकल सांसद, जहां जनता ने एक नेतृत्व को चुना है, वहां पर उसको बहुत बेनिफिट हुआ है। यूपी की जनता ने योगी जी का नेतृत्व चुना 2022 में, 17 में ऑफ कोर्स मोदी जी का नेतृत्व चुना, 14 में मोदी जी का नेतृत्व चुना, और जहां जहां जनता ने नेतृत्व चुना है, एक नेता चुना है, उसने सब कुछ नीचे ठीक किया है। ये एक इसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इंस्टेड ऑफ अपने लोकल विधायक, लोकल सांसदों पे निर्भरता वाला जो एक पहले से प्रक्रिया चल रही थी, जिसको आप प्रेस मिनिस्टर कहते हैं, इस पे एक डिस्कशन करेंगे जरा। तो ऑन दिस नोट, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और अपनी इतनी अद्भुत जानकारी से हमें समृद्ध करने के लिए। और दर्शकों, अगर आपको हमारा वीडियो या ये बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लस हमें और भी बताएं कि हम किन विषयों पर आप पुष्कर दास से उनकी विचार जानना चाहेंगे, उनके विचार जानना चाहेंगे। और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।